हेलो एवरीवन। लास्ट टॉपिक जो हमने छोड़ा था उसी से आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक में हमने उत्तराखंड का सिलेबस चेक किया था और सिलेबस में हमने जो सबसे पहला पार्ट जो मैं रखा था वो था हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का इतिहास। हमने कल ये पढ़ा था कि उत्तराखंड का जो इतिहास है वो केवल सन 2000 से नहीं है, जब उत्तराखंड आपका बना था उसका इतिहास काफी पुराना है और उसी इतिहास को आज हम देखेंगे। आज का जो टॉपिक है उत्तराखंड का इतिहास, और हर एक इतिहास को जानने के जो स्रोत होते हैं, जो सोर्सेज आपके होते हैं वो दो होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और आपके लिटरेरी सोर्सेज, पुरातात्विक साक्ष्य या पुरातात्विक स्रोत और आपके साहित्यिक स्रोत। ना पुरातात्विक स्रोत क्या है उत्तराखंड में? गुहा चित्र। क्या कोई गुफाएं हमको उत्तराखंड में मिली हैं जो यहाँ की सिविलाइजेशन के बारे में हमको बताती हैं? जैसे आपको याद होगा कि जो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें भीमबेटका की गुफाएं जो मध्य प्रदेश में है, जो हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन की आपके सूचक हैं, उसी प्रकार उत्तराखंड में भी बहुत सारे गुफाएं, केव्स हमको मिली हैं जहां से हमें उत्तराखंड में निवास करने वाली पुरानी सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा अभिलेख हैं, बहुत सारे अभिलेख हैं उत्तराखंड में जो अलग अलग रूलर्स ने अपने समय पर आपके लिखवाए थे, उनसे भी हमको ये जानकारी मिलती है कि उत्तराखंड का जो हिस्ट्री है वो रिच है और उत्तराखंड का जो कल्चर है उसमें बहुत सारे पुराने डायनेस्टीज ने टाइम टाइम पर उत्तराखंड में रूल किया है। अभिलेखों में ही एक आपका शिलालेख है जो बहुत प्रसिद्ध है। हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में देहरादून जो जिला है उसमें एक जगह है कालसी। कालसी में हमें अशोक का शिलालेख आपका प्राप्त हुआ है और इस अशोक के शिलालेख में भी उत्तराखंड के रीजन का और यहाँ रहने वाले लोगों के बारे में हमको बताया गया है। जैसे कि जो उत्तराखंड में जो अशोक का शिलालेख है ये बताता है कि जो रीजन है इसका नाम अपरांत है और यहाँ के जो निवासी हैं वो पुलिंद हैं। हमें उत्तराखंड में हिस्टोरिक सिविलाइजेशन या हिस्टोरिक सभ्यता जो लोग यहाँ निवास कर रहे थे उनके बारे में इस अशोक के शिलालेख से भी जानकारियां प्राप्त होती हैं। अगला जो पुरातात्विक स्रोत है मंदिर, मूर्तियां। हम देखते हैं कि उत्तराखंड में बहुत से प्राचीन आपके मंदिर हैं, जैसे केदारनाथ का मंदिर है जो विशिष्ट शैली में आपका बना हुआ है, उसको कत्यूरी शैली कहते हैं क्योंकि कत्यूरी एक डायनेस्टी थी उत्तराखंड की और इन मंदिरों का निर्माण इस कत्यूरी समय में आपका हुआ था। ये सारी मंदिर, मूर्तियां, अभिलेख, गुहा चित्र, इन सभी हिस्टोरिक साक्ष्यों को आप पुरातात्विक साक्ष्य या पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, जिससे या जिनके द्वारा हमें उत्तराखंड की हिस्ट्री के बारे में कहीं से भी थोड़ी सी भी नॉलेज हमको मिलती है। दूसरा जो आपका सोर्स होता है किसी भी स्टेट की या किसी भी चीज की हिस्ट्री जानने का, वो होता है आपका लिटरेरी सोर्स यानी कि साहित्यिक स्रोत, यानी कि ऐसे टेक्स्ट जहां पर उत्तराखंड की हिस्ट्री के बारे में या प्राचीन काल के टेक्स्ट जो समांतर चल रहे हैं उत्तराखंड के बारे में, जो उत्तराखंड में किसी भी चीज के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं, उत्तराखंड का डिस्क्रिप्शन देते हैं कि इस तरह एक प्रदेश है, गंगा के स्तर पर है, अलकनंदा के किनारे है। तो ये सारे के सारे जो साहित्य, ये सारे के सारे जो स्रोत हैं इनको हम साहित्यिक स्रोत का नाम देते हैं। आइए अब जितने भी ये सोर्सेज हैं इनको वन बाय वन पढ़ते हैं ताकि हम एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हम क्रिएट कर सकें कि उत्तराखंड की हिस्ट्री जो है वो कितनी ज्यादा एंशिएंट है। नाउ साहित्य में, वैसे मैंने यहां पर बोर्ड पर जितने भी आपके स्रोत हैं उन सबको एक साथ आपका लिख दिया है, ये समझाने के लिए कि स्रोत कितने टाइप के होते हैं। ये मैंने अलग से आपको इसकी प्रेजेंटेशन दे दी है। नाउ ये जितने भी स्रोत आपके लिखे हुए हैं ये एक तरीके से मिक्सअप हैं, कुछ पुरातात्विक हैं और कुछ साहित्य हैं, और बारी बारी क्या है हम इन स्रोतों को आपका देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साहित्यिक स्रोत। सबसे पहले जो आपके स्रोत हैं या सबसे पहला जो लिटरेरी वर्क है जिसमें उत्तराखंड के बारे में डिस्क्रिप्शन हमको मिलता है उसको हम कह सकते हैं वैदिक कालीन साहित्य, यानी कि ऋग्वेद काल में लिखे गए ऐसे टेक्स्ट जिसमें या जिनके द्वारा उत्तराखंड का कोई भी डिस्क्रिप्शन हमें मिलता हो, उन सभी टेक्स्ट को हम क्या कहेंगे? वैदिक कालीन साहित्य कहेंगे या वैदिक कालीन टेक्स्ट हम इसको कहेंगे। नौ वैदिक कालीन टेक्स्ट में सबसे पहला जो टेक्स्ट है ऋग्वेद है। हम जानते हैं कि ऋग्वेद सबसे पुराना टेक्स्ट है आपका इंडिया में, और ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ है उत्तराखंड को कहा गया है देवभूमि। नाउ उत्तराखंड के एक इतिहासकार हैं बलोदी जी, और बलोदी जी ने अपनी किताब में ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि कहे जाने का कारण स्पष्ट किया है, रीजन स्पष्ट किया है ना। वो रीजन क्या है? वो लिखते हैं कि ऋग्वेद काल में उत्तराखंड में एक राज व्यवस्था के बारे में वर्णन आपका किया गया है कि उत्तराखंड में 4 राज्य हुए।
और इस व्यवस्था को वो कहते हैं कि ये देवकालीन व्यवस्था है। और उसका रीजन क्या है वो समझाते हैं, और जब हम इन राज्यों को पढ़ेंगे तो हमको भी ये समझ में आ जाएगा कि क्यों बलौदी ने इसको देवकालीन व्यवस्था का नाम आपका दिया है। नाउ देवकालीन व्यवस्था में उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड जो पूरी जगह है या पूरा एक स्टेट है आज, वो 4 छोटे स्टेट्स में आपका डिवाइडेड था। पहला जो स्टेट था उसका नाम था कैलाशपुरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी से सटा हुआ जो क्षेत्र है, जहां पर आपके मंदराचल आदि पर्वत है, केदारनाथ धाम आदि का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को नाम दिया गया है कैलाशपुरी। और ये कहा गया है ऋग्वेद में कि इस कैलाशपुरी के जो अधिपति थे यानी कि राजा थे वो शिव और विनायक थे, यानी कि शिव हमारे आराध्य हैं। देखिए ऋग्वेद में ये इस बात की बहुत चर्चा है। आपके एक राइटर का नाम आपने सुना है, अमीश वो राइटर हैं जिन्होंने मलेहुआ के मृत्युंजय, वायुपुत्रों की शपथ आदि ग्रंथ आपके लिखे हैं। और उन्होंने भी ऋग्वेद की तरह शिव को एक डाइटी न मानकर एक शासक माना है। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि शिव जो हैं इस कैलाशपुरी के शासक हैं, कोई भगवान नहीं, केवल एक शासक है। दूसरा स्टेट जिसकी बात ऋग्वेद में की गई है उसका नाम है अलकापुरी। नाउ बहुत सारे जो हिंदू मिथोलॉजी है और हिंदू टेक्स्ट हैं उसमें हम ये जानते हैं कि अलकापुरी जो राज्य था उसका शासक हुआ करता था कुबेर। नाउ कुबेर जो है एक डाइटी है, हिंदू डाइटी है, जिसको धन धान्य का देवता या प्रॉस्पेरिटी का देवता माना जाता है या कहा जाता है। और अलकापुरी जो स्टेट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अलकापुरी स्टेट से बहुत सारे क्वेश्चन समय समय पर उत्तराखंड के एग्जाम में आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन तो अलकापुरी से आएगा कि अलकापुरी जो राज्य है कहां स्थित था। तो जहां पर अलकापुरी ग्लेशियर है और बद्रीनाथ क्षेत्र या बद्रीनाथ धाम के आसपास का जो क्षेत्र है ये प्राचीन अलकापुरी राज्य हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन अलकापुरी राज्य किस नदी के किनारे अवस्थित था? अब अगर हम ये लोकेशन जान गए हैं कि अलकापुरी स्टेट था कहां, तो हमें ये समझने में ज्यादा समस्या नहीं होगी कि बद्रीनाथ धाम अलकनंदा के किनारे है। तो उस समय का अलकापुरी भी अलकनंदा के किनारे रहा होगा। लेकिन अलकनंदा के लिए जो नाम ऋग्वेद में इस्तेमाल किया गया है वो है हिरण्यवर्तनी। ठीक है, ऋग्वेद में अलकनंदा के लिए जो नाम प्रयुक्त हुआ है उसका नाम है हिरण्यवर्तनी। नाउ ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि ऋग्वेद में अलकनंदा को क्या कहा गया है। तो ऋग्वेद में अलकनंदा को कहा गया है हिरण्यवर्तनी। एक और क्वेश्चन एग्जाम में आपका आता है और वो ये कि मानवों के प्रथम पिता, जैसे आपने बहुत बार सुना है कि मानवों के प्रथम पिता राजा मनु को कहा जाता है। हम जितने भी मानव हैं राजा मनु की संतान है। तो उससे संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि राजा मनु उत्तराखंड के किस राज्य के निवासी थे? तो आंसर है आपका अलकापुरी। राजा मनु जो थे वो अलकापुरी में निवास किया करते थे। अलकापुरी राजा कुबेर की राजधानी थी और ये राजधानी हिरण्यवर्तनी नदी के किनारे अवस्थित थी। हिरण्यवर्तनी नदी प्रेजेंट की अलकनंदा रिवर है। ठीक है, अगला जो स्टेट है जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन है ये है आपका देवपुरी, जो पूर्व में आपके मानसखंड या कुमाऊं आदि का क्षेत्र है। इस क्षेत्र को देवपुरी कहा जाता था। यहाँ यक्ष, दक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवताओं आदि का निवास था और इसका शासक था इंद्र। ना हमने मिथोलॉजी में बहुत बार सुना है कि देवताओं का राजा इंद्र है, तो इसे समझने में ज्यादा समस्या आपकी होगी नहीं। इनका राजा आपका इंद्र था और यहाँ यक्ष, दक्ष, गंधर्व आदि लोग आपके निवास किया करते थे। चौथा जो स्टेट जिसका डिस्क्रिप्शन आपका ऋग्वेद में है, इस स्टेट को हिमपुरी या हिम क्षेत्र कहा गया है और इस क्षेत्र का राजा पर्वतराज हिमालय को बताया गया है। तो यहाँ पर एक और चीज समझ में आती है, जो देखिए इतिहास जो है उसको आप बदल नहीं सकते, इतिहास इतिहास है, बस आप इंटरप्रिटेशन अपनी लगा सकते हैं। तो हो सकता है कि जो प्रेजेंट में जिस रेंज को हिमालय कहा गया है उसको हिमालय कहने के पीछे एक का कारण ये भी हो कि यहाँ पर कोई स्टेट हो, उस स्टेट का नाम हिमपुरी हो और उस हिमपुरी का राजा बहुत ज्यादा फेमस हो, अपने किसी भी कैरेक्टरिस्टिक के लिए, अपने किसी भी ट्रेट के लिए बहुत ज्यादा फेमस हो, जिस कारण इस पूरे क्षेत्र का नाम हिमालय रख दिया गया हो। ये बस हमारी सोच है, इंटरप्रिटेशन है, हम इसको इस तरह समझ सकते हैं। ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि कहने का कारण क्या है? ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि कहने का कारण ये देवकालीन व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले 4 स्टेट्स हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारे आज के डाइटीज हैं, भगवान हैं, वो शासन किया करते थे। इसलिए जहां देवताओं का वास है वो क्या होगा? देवभूमि होगा। इसके अलावा
हर एक ग्रंथ का एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है। ऐसे ही ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐत्रेय है, और ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को पवित्र भूमि, देवभूमि या उत्तर कुरु की संज्ञा आपकी दी गई है। ये सारे के सारे नाम हमको कहां मिलते हैं? आपके ऋग्वेद और ऋग्वेद से संबंधित ग्रंथों में हमको देखने को मिलते हैं। हिंदू धर्म में 18 पुराण है, और 18 पुराण में से एक जो आपका पर्टिकुलर पुराण है, इसका नाम है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में उत्तराखंड के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो है केदारखंड और आपका मानसखंड। केदारखंड से अभिप्राय आप वर्तमान का गढ़वाल क्षेत्र लगा सकते हैं, क्योंकि केदार घाटी या केदारपुरी जो है गढ़वाल क्षेत्र में है, और मानसखंड से अभिप्राय आप लगा सकते हैं कुमाऊं का। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि जो बाउंड्री केदारखंड और मानसखंड को डिवाइड करती है वो नंदा पर्वत है। ठीक है, आज भी अगर हम देखें तो नंदा पर्वत जो है केदारखंड और मानसखंड यानी कि गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में आपका अवस्थित है। अगला जो वैदिक कालीन टेक्स्ट है वो है आपका महाभारत। नाउ महाभारत के जो चैप्टर्स हैं उनको पर्व कहा जाता है, और ऐसा ही एक चैप्टर है, छठा चैप्टर है, इसका नाम है वन पर्व। वन पर्व में कहा गया है, या वन पर्व में उत्तराखंड में प्रतिवर्ष होने वाली एक प्राचीन यात्रा का विवरण है, एक प्राचीन जर्नी या एक धार्मिक तीर्थ का आपका विवरण है। और ये कहता है कि ये तीर्थ जो है गंगा द्वार से लेकर भृंगतुंग तक है। न गंगा द्वार हरिद्वार है, और भृंगतुंग कहा जाता है केदारनाथ को। तो जो यात्रा आज भी आपकी चल रही है उसका विवरण हमें महाभारत से भी प्राप्त होता है। इसके अलावा पांडवों से जुड़ा एक और फैक्ट महाभारत से हमको मिलता है कि वो ये कि पांडव जब अपने अंतिम समय पर स्वर्ग को जा रहे थे तो उन्होंने उत्तराखंड के रास्तों या उत्तराखंड के पहाड़ों का ही इस्तेमाल आपका किया। और इसका एग्जाम्पल है उत्तरकाशी और चमोली की सीमा पर स्थित स्वर्गारोहिणी चोटी। ना स्वर्गारोहिणी को नाम ही इसलिए दिया गया है क्योंकि इस चोटी से पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ था, यानी कि पांडव इसी चोटी से आपका स्वर्ग को गए थे। महाभारत में गंगा द्वार से भृंगतुंग और पांडवों के स्वर्गागमन से संबंधित स्वर्गारोहिणी चोटी का वर्णन हमको मिलता है। ऋग्वेदिक टेक्स्ट में अगला टेक्स्ट है आपका रामायण, और रामायण में आपके वशिष्ठ आश्रम, हम जानते हैं गुरु वशिष्ठ जो थे वो गुरु हुआ करते थे राम और लक्ष्मण के, तो वशिष्ठ का जो आश्रम है वो टिहरी में अवस्थित है। इसके अलावा एक और आपका स्थल है तपोवन, जो आपका देवप्रयाग टिहरी रोड पर आपका अवस्थित है, और तपोवन को कहा जाता है कि ये लक्ष्मण की तपस्थली है। लक्ष्मण ने यहां अंतिम समय पर आपका तप किया था। इसके अलावा जहां पर आपका संगम है भागीरथी और अलकनंदा का देवप्रयाग में, वहां रघुनाथ मंदिर है, वहां आपके राम और सीता के चरणों के निशान है। ये जितने भी आपके स्थल हैं उत्तराखंड में रामायण से आपका संबंधित हैं, और ये उत्तराखंड का विवरण प्रस्तुत करते हैं प्राचीन ग्रंथों में। नेक्स्ट जो अन्य आपके साहित्य हैं उसमें पाणिनि का अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में भी उत्तराखंड का आपका वर्णन देखने को मिलता है। आपके कालिदास का रघुवंश महाकाव्य हो, मेघदूत हो, कुमार संभव हो, इन सभी के सभी लिटरेरी टेक्स्ट में उत्तराखंड का विवरण हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा उत्तराखंड में जितने भी आपके राजाओं आदि ने आपका निवास किया है उन्होंने भी कुछ टेक्स्ट आपके लिखे हैं। ऐसे ही पवार कालीन टेक्स्ट, पवार एक वंश हुआ उत्तराखंड की हिस्ट्री में, वो आगे हम पढ़ेंगे ना। पवार कालीन वंश में के राजाओं ने 2 काव्य आपके लिखे, मनोदय काव्य और आपका गढ़ राजवंश। इस समय पता चलता है कि उत्तराखंड में किसी न किसी राजवंश का शासन आपका रहा था जिन लोगों ने ये टेक्स्ट आपके लिखे हैं। इसके अलावा अगर हम मेडिवल इंडिया की बात करें तो शाहजहां नामा, ठीक है, हम बात कर रहे हैं जब भारत में मुगलों का आपका शासन है और मुगलों के शासन से संबंधित जो टेक्स्ट है शाहजहां नामा है, यहाँ पर भी हमें उत्तराखंड के राजाओं का डिस्क्रिप्शन हमको मिलता है। इसके अलावा आपके बाबर नामा में भी उत्तराखंड का आपका डिस्क्रिप्शन है। बाण भट्ट का जो हर्षचरित है उसमें भी उत्तराखंड का डिस्क्रिप्शन है। और विदेशी यात्रियों में जो हुएनसांग भारत में आपके आए थे उनकी जो किताब है सीयूकी, उसमें भी उत्तराखंड के स्थलों का डिस्क्रिप्शन हमको मिलता है। ये वो लिटरेरी हिस्टोरिक फैक्ट्स हैं या ये वो लिटरेरी हिस्टोरिक टेक्स्ट हैं जहां से हमें उत्तराखंड की प्राचीनता के बारे में जानकारी मिलती है। उत्तराखंड प्राचीन काल से यहाँ पर अवस्थित है और लोगों को स्थल के बारे में जानकारी थी, इस बात का पता हमको चलता है।
ये हैं आपके साहित्य, और ये साहित्य उत्तराखंड के प्राचीन विवरण हमारे सामने प्रस्तुत कराते हैं। अगला जो आपका हिस्ट्री का स्रोत है वो है आपका विदेशी यात्री। उत्तराखंड में समय समय पर विदेशी यात्रियों ने यात्राएं की हैं, और यात्राओं को करने के बाद उन्होंने अपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखे हैं, यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, ट्रेवलॉग्स लिखे हैं। इन ट्रेवलॉग्स में उन्होंने उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों का वर्णन आपका किया है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेवलॉग जो है ह्वेनसांग का है। इनकी बुक का नाम है सियुकी। और इन्होंने उत्तराखंड का जब वर्णन किया है, आगे भी जब हम पौरव वंश पढ़ेंगे तो पौरव वंश में ब्रह्मपुर राज्य जो पौरव वंश की राजधानी हुआ करती थी, उसका वर्णन भी ह्वेनसांग ने सियुकी में आपका किया है। बट जो इंट्रोडक्शन जो उन्होंने दिया है उसमें उन्होंने अलग अलग उत्तराखंड के स्थलों के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसको ही हम देखेंगे। ह्वेनसांग ने सियुकी में हिमालय शब्द के लिए इस्तेमाल किया है पोली हिमोयूला। ये मैंने डैश लगाकर लिखा है ताकि इसको तोड़ तोड़ कर आप पढ़ सके। पोली हिमोयूला ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है हिमालय के लिए। गंगा को उन्होंने महाभद्रा कहा है, यमुना को येक मोक ना कहा है, और हरिद्वार को मोयूलो कहा है। जो ह्वेनसांग का ट्रेवलॉग है सियुकी, जिसमें वो उत्तराखंड के डिफरेंट प्लेसेस में आपका गए थे, हमें ये याद है, हिस्ट्री में हमने ये पढ़ा है कि ह्वेनसांग जो थे वो आपके चाइनीज ट्रेवलर थे। चाइना से भारत आए थे बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने एडमिशन लिया था। इस समय नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शीलभद्र थे। शिक्षा लेने के बाद ये हर्ष के संपर्क में आए थे। हर्षवर्धन इनसे बहुत प्रभावित हुआ था। ये भी कहा जाता है, बहुत सारे जो हिस्टोरिकन है वो लिखते हैं कि हर्ष ने अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, 5वीं बौद्ध संगति आपकी की थी, लेकिन वो हिस्ट्री का आपका टॉपिक है। लेकिन इस बात से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि ह्वेनसांग उत्तर भारत में आपका स्थानों पर यात्रा करते रहे, और इसी क्रम में वो उत्तराखंड में भी पधारे होंगे। दूसरा जो आपका राइटर है, और ये बहुत बड़ा आपका दार्शनिक है, टॉलमी इनका नाम है। टॉलमी को हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी इनके द्वारा दी गई है। इन्होंने कहा है कि अर्थ जो है वो यूनिवर्स का सेंटर है। ये टॉलमी ने आपको कहा था। टॉलमी जो थे आपके निवासी थे अलेक्जेंड्रिया के। अलेक्जेंड्रिया देश हुआ करता था जिसको अलेक्जेंडर ने आपका बसाया था। वर्तमान में ये जो अलेक्जेंड्रिया देश है ये इजिप्ट, सीरिया और आपका जॉर्डन आदि देशों से आपका मिलकर बना हुआ था उस समय पर जब आपके सिकंदर भारत की ओर आपके बढ़े थे। टॉलमी ने अपने वृत्तांतों में यमुना को डायमोना कहा है। बस इतना ही डिस्क्रिप्शन टॉलमी का यमुना के लिए या उत्तराखंड के स्थानों के लिए आपका मिलता है। अगले जो राइटर है मेगास्थनीज हैं। मेगास्थनीज हम जानते हैं, मेगास्थनीज भी आपकी इंडियन हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इनकी बुक है इंडिका। मेगास्थनीज जो है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे देता हूं। मेगास्थनीज जो थे ये चंद्रगुप्त के दरबार में रहने वाले ग्रीक स्कॉलर हुआ करते थे। नाउ प्राचीन काल में समय समय पर जितने भी राजा हुआ करते थे वो अपने स्कॉलर्स को, कवियों को और बहुत सारी चीजों को आपका आदान प्रदान आपका किया करते थे। मेगास्थनीज जो थे ये आपके सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजे गए थे। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना, जिसका विवाह चंद्रगुप्त के साथ आपका हुआ था। मेगास्थनीज जो थे ग्रीक स्कॉलर थे और वो आपके चंद्रगुप्त के दरबार में रहा करते थे। इन्होंने जो किताब लिखी है इंडिका, जिसको आज भी हम मौर्यकालीन प्रशासन का, सामाजिक व्यवस्था का एक बड़ा आधार मानते हैं। इसको आधार मानकर ही जो मौर्य काल में जितनी भी व्यवस्थाएं आपकी रही उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है इंडिका से। तो मेगास्थनीज ने अपनी किताब में यमुना का जिक्र किया है और यमुना को उसने नोवेनस या जुवेनस का नाम आपका दिया है। ये उन विदेशी यात्रियों के वृत्तांत हैं, डिस्क्रिप्शंस हैं, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं उत्तराखंड के किसी भी क्षेत्र का वर्णन अपनी राइटिंग्स में किया है। अगला जो आपका स्रोत है वो फिर से आपका पुरातात्विक स्रोत है, गुहा चित्र। गुहा मतलब गुफाएं, चित्र मतलब गुफाओं में मिलने वाले चित्र। और उत्तराखंड में गुफाओं को उडियार कहा जाता है और बहुत उत्तराखंड के कई स्थानों से इन उडियारों की प्राप्ति हुई है। जैसे लाखू उडियार, ये बहुत ही पहला उडियार था जो खोजा गया था, अल्मोड़ा में है ना। क्वेश्चन एग्जाम में अब ये नहीं आता कि लाखू उडियार अल्मोड़ा में कहाँ है, क्वेश्चन ये आता है कि लाखू उडियार किस नदी के तट पर है। तो आंसर है सोयाल रिवर के दाहिने तट पर लाखू उडियार है। इसके अलावा ग्वारखा उडियार जो है ये डुंगरी गांव चमोली में है। यहां से भी आपके मानव की नृत्य करती हुई आकृतियां आपकी प्राप्त हुई हैं। हुडली आपको उत्तरकाशी में है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है,
यहाँ पर ये डिफरेंस है कि हुडली में जो शैल चित्र हैं वो नीले रंग से रंगे हुए हैं, जबकि ग्वारख्या और लाखू उडियार में जो चित्र हैं वो कत्थई रंग से, सफेद रंग से, काले रंग से, इन रंगों का इस्तेमाल हुआ है। जो सबसे नवीन खोजा गया स्थल है वो मलारी गांव है चमोली में, जहां से 5.2 किलो का सोने का मुखौटा आपका प्राप्त हुआ है। ठीक है, जैसे आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे डांस फॉर्म्स होते हैं जिसमें आपका, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, बहुत सारे डांस फॉर्म होते हैं जिसमें मुखौटा लेकर डांस किया जाता है। तो उसी प्रकार का एक मुखौटा जो हमें कहां से मिला है, मलारी गांव से वो मिला है। और ये स्थल खोजा गया था आपके गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा, इसका एक्सकवेशन किया गया था और यहां से हमें 5.2 kg का सोने का मुखौटा आपका मिला है। अगला जो हिस्टोरिकल सोर्स है या जो अगला जो हिस्टोरिक पॉइंट है जो हमें आपका हिस्ट्री प्रोवाइड कराता है वो है आपके शिलालेख, अभिलेख। अभिलेख होते हैं इंस्क्रिप्शन, हिस्टोरिकल राइटिंग्स, उनको अभिलेख कहते हैं। तो सबसे पहला, जैसे मैंने आपका स्टार्टिंग में यहां पर डिस्कस हमने किया था कि उत्तराखंड में आपके मौर्यकालीन शिलालेख, आपका अशोक का शिलालेख कालसी में आपका मौजूद है, जिसको हम कालसी शिलालेख के नाम से जानते हैं। हमें जानते हैं कि सबसे पहले जो आपके जितने भी अशोक के शिलालेख थे उनको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, लेकिन कालसी में जो ये शिलालेख था इसको खोजा था डॉक्टर फॉरेस्ट ने 1860 में। नाउ ये जो कालसी का शिलालेख है, यहां पर इस स्टेट को कहा गया है अपरांत, कि जिस क्षेत्र में शिलालेख अवस्थित है ये अपरांत है और यहाँ के लोग क्या हैं, आपके पुलिंद हैं। इसके अलावा वास्ते ताम्रपत्र अभिलेख जो आपका मिला है यह अल्मोड़ा से आपका प्राप्त हुआ है और यहाँ पर वर्णन है गोरखाकालीन शासकों का। त्रिशूल लेख आपका मिला है गोपेश्वर से और आपके उत्तरकाशी से। गोपेश्वर से मिले त्रिशूल अभिलेख में आपका जो कार्तिकीपुर राजवंश है उनके शासकों का विवरण है। इसके अलावा नागवंशीय शासकों, नागपति नाग का आपका विवरण है। इसके अलावा 1191 में जिस गोरखा शासक ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था, अशोक चल, उसके नाम का अभिलेख भी गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख में आपका प्राप्त होता है। लाखा मंडल अभिलेख या इसको मड़ अभिलेख भी कहते हैं, छगलेश राजाओं के अभिलेख भी इनको कहा जाता है। लाखा मंडल अभिलेख जो है वो राजकुमारी ईश्वरा से आपका संबंधित है। देखिए आगे आने वाले चैप्टर्स में हम एक वंश पढ़ेंगे जिसका नाम है कुनिंद वंश, जो पहला वंश है उत्तराखंड का। और कुनिंद वंश में एक शासक हुए सुबाहु या सुभाव। देखिए सुभाव के बारे में ऋग्वेद में 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन मिलता है, इसमें सुभाव आपका विजय हुआ था। इसके अलावा महाभारत में भी सुभाव और राजा विराट का वर्णन मिलता है। सुभाव वही व्यक्ति था जिसने पांडवों की ओर से महाभारत का युद्ध लड़ा था। इसका पुत्र विराट था जिसकी पुत्री ईश्वरा थी। यह भी कहा जाता है कि ईश्वरा जो थी वो अभिमन्यु की पत्नी थी, क्योंकि इस अभिलेख में यह कहा गया है कि जितना भी यमुना का तराई क्षेत्र है वो यादव वंशीय शासकों के अधीन है, यानी कि आपके पांडवों, कौरवों और आपके श्री कृष्ण भी आपके यादव वंशी थे। तो इन शासकों के अधीन इस अभिलेख में इस क्षेत्र को बताया गया है। अगला जो आपका डिस्क्रिप्शन है वो मिलता है आपके कप मार्क्स से। नाउ कप मार्क्स का मतलब होता है आपकी उखलियों जैसी आपकी आकृतियां। हम जानते हैं उखली क्या होती है। हमारे गांव में, हमारे घरों में हम देखते हैं कि प्राचीन काल में इनका इस्तेमाल गेहूं पीसने के लिए, मसाले पीसने आदि के लिए किया जाता था। तो इस प्रकार की बहुत सारी आकृतियां जो पत्थरों की आपकी बनी है, शिलाखंडों की आपकी बनी है, इनको सबसे पहले खोजा था आपके हेवनहुड ने 1856 में, और देवी धुरा चंपावत से इनको खोज के निकाला था आपके हेवनहुड ने। इसके अलावा 1877 में रिवर्ट कॉर्नॉक ने, ये भी आपके अंग्रेज व्यक्ति थे, इन्होंने द्वाराहाट में 200 कप मार्क्स की आपकी खोज की थी, जिनकी बनावट एक पर्टिकुलर इरा, एक पर्टिकुलर हिस्टोरिक टाइम की तरफ इशारा आपकी करती है। सो ये आपके वो सोर्सेज हैं जो साहित्य के बाद हैं। विदेशी यात्री हुएनसांग, टॉलमी, मेगास्थनीज, इन्होंने अपने राइटिंग्स में उत्तराखंड का डिस्क्रिप्शन किया है। गुहा चित्र, गुफाओं से मिले चित्र, जिससे हमें यह पता चलता है कि उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक कालीन मानव आपका निवास करता था, एक पुरानी सभ्यता निवास करती थी। शिलालेखों से पता चलता है कि यहाँ के राजाओं ने अपने बारे में एक हिस्ट्री का छाप आपको छोड़ा है कि हम इस समय यहाँ पर प्रेजेंट थे, मौजूद थे, एक सभ्यता थी। इस बात के सबूत भी हमको शिलालेखों से मिलते हैं। अगला जो आपका सोर्स है वो है लोक गाथाएं, फावड़े या भड़ों इनको कहा जाता है। लोक गाथाओं में जैसे आपकी प्रेम गाथाएं हो गई, प्रेम गाथाओं में प्राचीन प्रणय गीत हो गए आपके, जो किसी राजा रानी के प्रेम संबंधों को दिखाते हैं। विरह गीत आपके हो गए, जो किसी पुराने शासक के द्वारा या किसी पुराने कवि के द्वारा आपके लिखे गए हैं। इसके अलावा जो वीर गाथाएं हैं उनको भड़ों कहा जाता है।
या पावड़े कहा जाता है, और भड़ों को गाने वाले व्यक्ति भाट कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है उत्तराखंड में विक्रम चंद भाट, ये सिंगर हैं जो आपकी वीर गाथाएं या भड़ों को आपका गाते हैं। इसके अलावा जागर एक तरीके से वो गीत हैं जो प्रभु की स्तुति में गाए जाते हैं, एक तरीके से आपके भजन है। इनमें भी बहुत सारी कथाएं हैं, देवी देवताओं की कथाएं हैं, देवी देवताओं से संबंधित राजा रानियों की कथाएं हैं जिनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त मिलती है। इसके अलावा कृषि गीत भी आपके प्रसिद्ध हैं। कृषि गीतों में जब आपके खेतों में गुड़ाई आदि का समय होता है उस समय इन गीतों में गाया जाता है। इन गीतों में प्राचीन कालीन किसी स्वांग या व्यंग को आधार बनाकर ये गीत आपके गाए जाते हैं। अगला जो है आपका है अन्य स्रोत। अन्य स्रोत में देखिए अल्मोड़ा से प्राप्त आपके ताम्र आकृतियां, यानी कि आपकी मूर्तियां जो तांबे की बनी है, जो किसी पर्टिकुलर इरा को दर्शाती हैं। उत्तराखंड में शासन करने वाले शासकों की मुद्राएं, प्रारंभिक कालीन जो मुद्राएं हैं वो आपकी प्राप्त हुई हैं। कुनिंद वंश की अमोघ भूति की जो मुद्राएं हैं वो आपकी लुधियाना से, पटियाला से, सहारनपुर से, बेहट आदि स्थानों से आपकी प्राप्त हुई हैं, जिनसे पता चलता है कि यहाँ पर जो प्राचीन काल में शासक थे, बहुत से शासक आपके शक्तिशाली थे जिनका साम्राज्य काफी बड़ा आपका फैला हुआ था। मृद भांड, मिट्टी के जो बर्तन हैं वो हमें बहादुराबाद के पास से प्राप्त होते हैं, और इन बर्तनों की भी एक विशेषता है, काल की विशेषता है, ठीक है, टेराकोटा के बने हैं। इसके अलावा शवाधान यानी कि कब्रिस्तान भी हमको मिले हैं। मलारी गांव से हमें प्राप्त हुआ है, सालना से प्राप्त हुआ है, बसेड़ी से आपका प्राप्त हुआ है, और डॉक्टर यशोधर मटपाल को प्राचीन कालीन पाषाण के हथियार भी प्राप्त हुए हैं। ये सभी के सभी सोर्सेज हैं जो ये बताते हैं कि उत्तराखंड में लोग प्राचीन काल से ही आपका निवास आपका कर रहे थे। एक बार हम दोबारा चल लेते हैं। उत्तराखंड का इतिहास है, इसके स्रोत हमने देखे, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, ऐसी चीजें जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, पुरानी विशेष स्थान है आपके, उनको हम आर्कियोलॉजिकल साइट्स या पुरातात्विक स्रोत में रखते हैं। कोई भी लिटरेरी फैक्ट, ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन जो पुराने टेक्स्ट में आपका गिवन है, उसको हम साहित्यिक में रखते हैं। पहले में आपके साहित्यिक में थे वैदिक कालीन साहित्य, और भी बहुत सारे टेक्स्ट, हिस्टोरिकल टेक्स्ट जिसमें उत्तराखंड का विवरण हमने देखा। उसका जो हमने देखे विदेशी यात्री की, उत्तराखंड में आने वाले विदेशी यात्रियों ने अपने ट्रेवलॉग्स में, यात्रा वृतांत में उत्तराखंड का वर्णन किया है। गुहा चित्र, हमें बहुत सारी गुफाएं मिली हैं, उसमें चित्र मिले हैं जो यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक कालीन मानव के बसे होने का प्रमाण हमको देते हैं। देखिए गुहा चित्रों में एक इंपॉर्टेंट चीज और है, यहाँ पर बहुत से गुहा चित्र ऐसे हैं जिसमें मानवों को समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया है ना। समूह में नृत्य करते हुए दिखाने का भी एक इंपॉर्टेंस है। वो क्या दर्शाता है कि लोग या जितना भी मानव था, जिस समय ये चित्र बनाए गए हैं, उसको सिविलाइजेशन का पता था। वो मिलजुल कर रहता था, गांव के फॉर्म में रहा करता था, उत्सव में पूरा गांव आपका शामिल हुआ करता था। तो ये कहीं ना कहीं प्राचीन सिविलाइजेशन की ओर इशारा करता है। इसके अलावा शिलालेख, जो उत्तराखंड में शासन करते रहे उन राजाओं ने बहुत सारे ताम्र अभिलेख, शिलालेख, शैल चित्र आदि आपके छपवाए हैं, जिसकी वजह से उत्तराखंड में प्राचीन काल में निवास करने वाली जनजातियों या राजाओं या डायनेस्टीज के बारे में हमको जानकारी मिलती है। लोक गाथाएं जो पर्टिकुलर कभी किसी राजा से जुड़ी हैं, किसी रानी से जुड़ी हैं, किसी इवेंट से जुड़ी हैं, उनसे भी हमको उत्तराखंड की हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। कप मार्क्स जो हैं, ओखलियां या जो आपके पाषाण से बने आपके प्याले हैं, उनसे भी हमें उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ताम्राकृतियां हो गई, मुद्राएं हो गई, मृदभांड आपके हो गए, शवाधान आपके हो गए, पाषाण हो गया। इन सभी चीजों से हमें उत्तराखंड के प्रॉपर हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। इस क्लास में हमने देखा वो हिस्टोरिकल सोर्सेज जो हमको उत्तराखंड के इतिहास के बारे में डिस्क्रिप्शन या विवरण प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे उत्तराखंड के पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में, जहां पर हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में आपके जितने भी वंश थे, वंशावलियां थी, डायनेस्टीज थी, उनका शासन, उनके राजा और उनसे जुड़े हिस्टोरिकल फैक्ट्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।